हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। डिस्कस करेंगे हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा। इस सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर आपको जो भी आप एकलव्य स्नातक पर लेक्चर देखते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाती है एज ए नोट्स। वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना, मौखिक साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मौखिक साहित्य क्या होता है। तो देखिए, संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कम्युनिकेशन कर पाता है, यानी एक दूसरे से बात कर पाता है। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने हृदय में उत्पन्न भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करता है। यानी जो भी मनुष्य के हृदय में उत्पन्न भाव होते हैं, जो उसके विचार होते हैं, जो उसकी बातें होती है, वो उसको एक दूसरे के साथ भाषा के माध्यम से संवाद कर पाता है। मनुष्य के साथ भाषा और मौखिक साहित्य दोनों का निर्माण हुआ, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जो शब्दों का प्रयोग कर पाता है, भाषा का प्रयोग कर पाता है। तो मनुष्य के साथ ही है भाषा का भी विकास हुआ, भाषा का भी निर्माण हुआ और मौखिक साहित्य का भी निर्माण हुआ। मौखिक साहित्य वह साहित्य होता है जिसका कोई लेखक नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि मौखिक साहित्य वह साहित्य है जिसका कोई लेखक नहीं होता है। उसकी जो रचना होती है वो लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, और लोगों को वो रचना अपनी रचना लगती है। मौखिक साहित्य जो है वो अशिक्षित लोगों के जीवन से नीरसता को दूर करने के लिए रचा जाता है। ठीक है, यह मौखिक परंपरा से युक्त होता है। यानी कि जो हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं, जो मौखिक रूप से हमारे जो पूर्वज थे, जो बताते थे हमें, वो सभी क्या है, वो मौखिक साहित्य का एक पक्ष है, जिसमें व्यक्ति अपने विचार, व्यवहार, रीति रिवाज, रूढ़ियां, धार्मिक विश्वास, प्रेम, विरह, वात्सल्य आदि भावों को अभिव्यक्त करता है। कैसे? मौखिक रूप से। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी मौखिक रूप से हमारे बड़ों के द्वारा, ठीक है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बातें हमें बताई गई है, वो कुछ विचार हो सकता है। ठीक है, वो कुछ व्यवहार में परिवर्तन की बातें हो सकती है, कुछ बातें रीति रिवाजों से रिलेटेड हो जाती है। ठीक है, कुछ धार्मिक विश्वास, कुछ प्रेम से, विरह से, वात्सल्य से। तो इन सभी से रिलेटेड जो भी बातें मौखिक रूप से हमें बताई जाती है हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारे जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा, वो सब मौखिक साहित्य का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मौखिक साहित्य। यह साहित्य लोक जीवन पर आधारित होने से इस साहित्य को मौखिक साहित्य कहते हैं। लोक जीवन यानी कि जो समाज का जीवन है, लोगों का जो जीवन है, उस पर आधारित होता है ये। ठीक है, यानी समाज के जीवन के ऊपर आधारित जो साहित्य है, लोक साहित्य कहलाता है। इसी को हम मौखिक साहित्य कहते हैं। मौखिक साहित्य मुक्त स्वच्छंद भाव से लिखा जाता है। यानी कि जब भी ये मौखिक साहित्य जो हमें बताया जाता है, जो लिखा जाता है, वो मुक्त होता है और स्वच्छंद होता है। मौखिक साहित्य का आधार जो होता है वो भाषा और बोली होती है। यानी कि इसमें हम किसी प्रकार का कोई व्याकरण, ठीक है, कोई व्याकरण की भावों का, व्याकरण के मिस्टेक्स का, इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं होता है। इसमें सीधी सीधी हमारी भाषा आ जाती है, हमारी बोली आ जाती है। तो मौखिक साहित्य, जैसे देखिए भारत जो है वो विभिन्न बोलियों वाला देश है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग जो राज्य हैं उनका अलग अलग मौखिक साहित्य हो सकता है। अलग अलग मौखिक साहित्य क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं, बोलियां बोली जाती है। इसीलिए जो है मौखिक साहित्य का आधार क्या है? भाषा होती है, बोली होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक कथाएं क्या होती हैं? क्या ये शिक्षाप्रद होती हैं? स्पष्ट कीजिए। देखिए, लोक कथाएं क्या है? हमारे आम जीवन पर लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं। विभिन्न प्रकार की कथाएं जो हमारे बड़े थे हमें सुनाते हैं। ठीक है, वो धर्म से रिलेटेड हो सकती है,
वो किसी ज्ञान से रिलेटेड हो सकती है, राजा महाराजा, पशु पक्षी आदि इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो पुरानी जो कथाएं थी, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा जो हमें सुनाई जाती है, वो कहलाती हैं लोक कथाएं। तो इन कथाओं को हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन की शुरुआत में, यानी जो बच्चे का बचपन होता है, ठीक है, शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच, कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बच्चे का उस समय जो मानसिक स्तर होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि वो चीज़ों को समझ सके, तो इसीलिए जो हमारे बड़े होते हैं, जैसे बच्चे की दादी हो गई, बच्चे के दादा हो गए, वो उनको कहानियों के माध्यम से, है ना, कहानियों के माध्यम से कुछ शिक्षा देते हैं, कहानियों के माध्यम से उनको वातावरण से परिचित कराते हैं, समाज से परिचित कराते हैं, सोच से परिचित कराते हैं। तो ये क्या कहलाता है कि भाई जो लोक कथाएं हैं वो बचपन के शुरुआती वर्षों में, बच्चों के बचपन में शुरुआती वर्षों में उसकी महक, सोच, समझ, कल्पना की उड़ान करने में उपयोगी होता है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों की भाषा के विकास में या भाषा के संदर्भ में इन कथाओं का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। क्योंकि बच्चे जब ये कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे जब ये कथाएं सुनते हैं, तो उनमें क्या होता है, नए नए शब्दों का विकास होता है। और नए नए शब्दों के विकास से क्या होता है भाई, एक तो बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि होती है, दूसरा बच्चों के भाषा में भी विकास होता है। तो ये कहानियाँ बच्चों के लिए काफ़ी, जो शिक्षाप्रद कहानियाँ जो रहती है, ये बच्चों को शिक्षा तो प्रदान करती ही हैं, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी भाषा में भी विकास करती है, उसके शब्दकोश में विकास करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों से हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं। जो भी ये लोक कथाएं होती है, लोक जीवन से रिलेटेड होती है, यानी लोगों के जीवन से रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे कई बार हमें लालच बुरी बला है ऐसी कहानियां हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा सुनाई जाती है ना, तो वो क्या है, वो लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो ऐसी कहानियां जो लोक जीवन से जुड़ी होती है, ये लोक जीवन के तत्व जिससे मिलते हैं, ये लोक कथाएं कहलाती है, जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण जो है वो मिल जाते हैं। यदि आप भी आपने अपने पूर्वजों से, आपने अपनी दादा दादी से जो कहानियां सुनी होंगी, तो आप उसके उदाहरण जो है वो अपने आप में इस समय समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन सी कहानियां जो है आपने सुनी होगी। जैसे कौवे वाली कहानी आपने सभी सभी बच्चों ने सुनी होती है, ठीक है। लालच बुरी बला है, ये वाली कहानी सुनी होगी। अंगूर खट्टे हैं, ये कहानी सुनी होगी। तो ऐसी बहुत सारी राजा महाराजाओं की, धर्म से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे दादा दादी ने या हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई है, हमारे बड़ों ने हमें सुनाई है, जो लोक कथा के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो क्या करती है, हमारे भाषा का विकास करती है, शब्दकोश का विकास करती है, ठीक है, और हमें क्या है, शिक्षा देती है आने वाले जीवन में किस प्रकार से हमें जीना है, आने वाले जीवन में हमें अपनी किस प्रकार की नीतियों को निर्माण करना है, ये शिक्षा भी हमें ये लोक कथाएं देती है। भारत जो है वो कहानियों का देश है। यहाँ पर हर त्योहार, सभ्यता, पौराणिक, जन्म मृत्यु, परंपरा आदि से संबंधित अनेक प्रकार की लोक कथाएं हैं। त्योहार से संबंधित बहुत सारी लोक कथाएं हैं, ठीक है, सभ्यता से संबंधित है, जन्म मृत्यु आदि इन सभी चीजों से संबंधित जो है दुनिया भर की लोक कथाएं हैं। लोक कथा लोक मानस की सच्ची अनुभूति का सहज और सरल माध्यम है। जो लोक कथा होती है वो सरल माध्यम होती है यह जानने का कि लोक मानस में, यानी समाज में लोगों का जीवन किस प्रकार का था। इन सभी चीजों की सच्ची अनुभूति है यह जानने के लिए कि लोगों का जीवन किस प्रकार का था। इसमें मनुष्य अपने मन की कल्पना और सच्ची अनुभूति का यथार्थ रूप से अभिव्यक्त करता है। यानी कि जो ये लोक कथाएं होती है, इसमें जो मनुष्य होता है वो अपने मन की सच्ची कल्पना और अनुभूति का यथार्थ चित्रण करता है, यथार्थ अभिव्यक्त करता है। लोक कथाएं हमारे जीवन की वह अमूल्य अनुभूति है जिसमें व्यक्ति का ज्ञान, इतिहास, सभ्यता और रीति रिवाजों का मिला जुला रूप होता है। यानी इन लोक कथाओं में आपको इतिहास से संबंधित, सभ्यता से संबंधित कथाएं सुनने को मिलती है, ठीक है, रीति रिवाजों से संबंधित कथाएं सुनने को मिलती है। और इन सभी का जो मिला जुला स्वरूप जो होता है वो क्या कहलाता है, वो लोक कथा कहलाता है। देखिए, बंगाली लोक साहित्य के विद्वान हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र। इन्होंने कहा भाई लोक कथाओं को चार भागों में बांट सकते हैं।
इन्होंने 4 भागों में लोक कथा को बांटा दिनेश चंद्र ने। इन्होंने कहा एक होता है भी रूप कथा। रूप कथा क्या होता है? इसके अंतर्गत हम देवी देवताओं की कथा जो होती है वो सुनते हैं। तो विभिन्न प्रकार के देवी देवता हमारे जो सनातन धर्म के अंदर है, ठीक है, उनकी कथाएं जो हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, तो उन कथाओं को रूप कथा कहते हैं। ठीक है, कुछ हास्य कथा होती है जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाती है। ठीक है, हास्य व्यंग होते हैं, मनोरंजनात्मक कहानियां जो होती हैं, ये सारी हास्य कथा के अंतर्गत आती है। व्रत कथा होती है, जो हमारी माताएं बहनें जो व्रत करती हैं, पर्व त्योहार के समय जो पूजा उपवास करती है, उस समय जो व्रत कथाएं सुनाई जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा संतोषी माता का कोई व्रत करता है, ठीक है, उसकी व्रत कथा है। ठीक है, लक्ष्मी माता का कोई व्रत करता है, उसकी व्रत कथा है। ऐसी विभिन्न प्रकार के जो व्रत होते हैं उनकी सबकी अलग अलग कथाएं होती है। ठीक है, उनकी एक किताब मिलती है जिनमें सबकी कथाएं होती है। तो ऐसी कथाएं व्रत कथा कहलाती है। गीत कथा होती है, इसमें बच्चे को खिलाते सुलाते समय जो होले आत्मात्मक आत्मक मतलब कि जो धीरे धीरे जो गीत गा सुनाए जाते हैं बच्चों को सुलाते समय लोरी के रूप में, वो सारी गीत कथा के अंतर्गत आती है। तो इन्होंने कहा भाई 4 भागों में बांट सकते हैं हम। 4 भागों में बांटते हैं किसको? लोक कथा को। इसके बाद डॉक्टर शंकर देवलाल ने कहा भाई लोक कथा को 4 नहीं 13 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जिसमें मनोरंजनात्मक हो सकती है, उपदेशात्मक कथाएं हो सकती है, व्रतात्मक कथाएं हो सकती है, देव विषयक हो सकती है, पौराणिक कथाएं हो सकती है, साहस एवं शौर्यपूर्ण कथाएं हो सकती है। ठीक है, मनोरंजनात्मक आप समझ गए। उपदेशात्मक कुछ ऐसी कहानियां होती है जिसके अंदर उपदेश दिए जाते हैं। ठीक है, उन उपदेशों से आपको कुछ सीखने को मिलता है। व्रत मैंने आपको बता दी। देव विषयक यानी देवी देवताओं के ऊपर जो कथाएं होती है। ठीक है, भगवान विष्णु के ऊपर कथाएं हैं, ठीक है, भगवान शंकर के ऊपर कथाएं हैं। तो ये सारी देव विषयक कथाएं होती है। कुछ पौराणिक कथाएं होती हैं जो हमारे इतिहास को बताती है। ठीक है, साहस साहस और शौर्यपूर्ण से संबंधित भी विभिन्न प्रकार की कहानियां होती हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ऐतिहासिक कथाएं होती हैं। ऐतिहासिक कथाएं हमारे इतिहास को बताती है। ठीक है, किस प्रकार का इतिहास भारत का रहा है, किस प्रकार की संस्कृति भारत की रही है। कुछ कौशलपूर्ण कथाएं होती हैं। ठीक है, जो हमें हमारे कौशल को बढ़ाने में, हमारी स्किल्स को बढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ऐसी कथाएं होती है। अलौकिकता पूर्ण कुछ कथाएं होती है। कुछ सामाजिक कथाएं होती हैं जो समाज से रिलेटेड होती है। और कुछ चुटकुले होते हैं, कुछ लघु कहानियां होती हैं जो मनोरंजन के तौर पर जो है बच्चों को या बड़ों को सुनाई जाती है। तो ये सभी पार्ट, ये सभी भाग हैं किसके? लोक कथा के। ये किसने कहा? ये कहा डॉक्टर शंकर लाल देव ने, शंकर देव लाल ने। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भाई लोकगीत क्या है, इसकी महत्वता पर प्रकाश डालिए। अभी हमने बात करी किसकी? लोक कथा की। अब हम बात करेंगे लोकगीत की। तो लोकगीत जन सामान्य जब अपने भावों को किसी गीत या कविता के माध्यम से लयात्मक ढंग से स्वर स्वर के साथ प्रस्तुत करता है, तो वे गीत लोकगीत कहलाते हैं। कभी आपने मंच पे देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के नाट्य होते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, या विभिन्न प्रकार के गीत जो है वो गाए जाते हैं कविता के माध्यम से। कुछ कविता पढ़ते हैं, ठीक ठीक है, कुछ गीत लयात्मक कुछ गीत होते हैं जो वीरता से भरे हो सकते हैं, उमंग से भरे हो सकते हैं, हर्ष से भरे हो सकते हैं, मधुर गीत हो सकते हैं, कुछ कुछ शांत से शांत गीत होते हैं, ठीक है, शांति से भरे हुए। तो ये सभी जो गीत होते हैं मंच पर अपने भावों को प्रकट करते हैं लोगों के सामने, ये लोकगीत कहलाते हैं। ठीक है, इन गीतों के माध्यम से हमें वीरता, उमंग, हर्ष, मधुर, शांति, भक्ति, प्रेम, विरह, सिंग्रह रस जैसे सभी रसों की अनुभूति जो है हमें इन गीतों के माध्यम से हो जाती है। विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत अलग अलग है। देखिए आप सभी को पता ही है कि भारत जो है वो विभिन्न भाषा वाला देश है, और प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग भाषा है और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग एक संस्कृति है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के लोकगीत जो है वो गाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बारामासा और कजरी नाम का एक, कजरी नाम, ये दो जो है ये फेमस लोकगीत है उत्तर प्रदेश के, बारामासा और कजरी। कभी कभी आप जब कोई जीके का क्वेश्चन देखते होंगे ना, तो उसके अंदर आपको देखने को जरूर मिलता है कि भाई इस राज्य के लोकगीत को बताइए। ठीक है, केरल के लोकगीत को बताइए, राजस्थान के लोकगीत को बताइए। तो ये लोकगीत वही लोकगीत होते हैं। ठीक है, राजस्थान का अगर बात करें, राजस्थान के जो फेमस लोकगीत है वो कजालिया है, गोरबंद है। ठीक है, तो ये ऐसे विभिन्न प्रदेश हैं जिनके अलग अलग लोकगीत हैं,
और इन अलग अलग लोक गीतों के माध्यम से लोग जो है विभिन्न प्रकार के रस का आनंद उठा पाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि गिरजा कुमार माथुर के विचारों में इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, गिरजा कुमार माथुर ने। इन्होंने कहा भाई लोकगीत जीवन की सामूहिक चेतना का फल होता है, ठीक है, और वे जनता के सामाजिक प्रयोजन से निश्चित होते हैं। लोकगीतों को समझने से जनता की संस्कृति और परंपरा को समझा जा सकता है। जो ये लोकगीत बनाए जाते हैं ये ज्यादातर आपको आपकी संस्कृति का एहसास कराते हैं, आपको आपकी परंपरा का एहसास कराते हैं, क्योंकि ये लोगों के समाज से जुड़े हुए गीत हैं, ठीक है। तो ये जब जितने भी जो लोकगीत होते हैं ये जनता की संस्कृति को बताने वाले, जनता की परंपरा को बताने वाले, जनता को बताने वाले होते हैं, ये कहलाते हैं लोकगीत। लोकगीत लोकमानस की साधारण अभिव्यक्ति है, यानी कि ये साधारणतः किसी अशिक्षित व्यक्ति को भी आसानी से समझा सकता है, उसकी संस्कृति के बारे में, उसकी परंपरा के बारे में लोकमानस को समझा सकता है। क्या लोकगीत जो प्राचीन काल से लेकर आज तक निरंतर चलती आ रही है। ये जो लोकगीत की प्रथा है, ठीक है, ये प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। प्राचीन समय से ही जो लोग हैं वो लोकगीत से आनंद की अनुभूति का रस जो है वो लेते आ रहे हैं। अगर हम लोकगीत के वर्गीकरण की बात करें तो देखिए लोकगीत जो है वो संगीत की तीन विधाओं में इसको बांटा जाता है। संगीत की तीन विधाओं में लोकगीत का समावेश होता है। एक होता है गायन, एक होता है वादन और एक होता है नृत्य। यानी कि एक व्यक्ति जो है मंच पर गा रहा होता है, तो कुछ जो है कुछ बजा रहे होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बजा रहे होते हैं, उसे वादन कहते हैं। और कुछ जो है नृत्य कर रहे होते हैं, यानी डांस कर रहे होते हैं। तो इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, वो लोगों को संस्कृति के बारे में, लोगों को परंपरा की बारे में जो है वो बताते हैं, जिनका सामूहिक रूप से या अलग अलग प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। यानी कि इनका तीनों का मिलाकर के सामूहिक प्रस्तुतिकरण भी किया जा सकता है, और कई बार क्या होता है कि इनका सिंगल सिंगल प्रस्तुतिकरण भी किया जा सकता है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ आपको नृत्य करके दिखाया जा रहा है ना, तो या फिर सिर्फ आपको गाकर दिखाया जा रहा है लोकगीत का मार्ग। तो ये इनका जो है सामूहिक प्रदर्शन अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। भारतीय लोकगीत में इन विधाओं के अंतर्गत उसके विभिन्न प्रकार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जो भारतीय लोक संगीत है, लोक संगीत को तीन विधाओं में वर्गीकृत किया गया है: लोकगीत, लोक वाद्य और लोक नृत्य। मनोहर प्रभाकर जी ने लोकगीतों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया। इन्होंने कहा भाई जो लोकगीत है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ लोकगीत होते हैं वो प्रकृति से संबंधित होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोकगीत हैं जो हमारी प्रकृति पर रिलेटेड होते हैं, हमारी प्रकृति से संबंधित होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे या फिर हमारी पृथ्वी से संबंधित जो लोकगीत बनाए गए हैं ये प्रकृति संबंधित लोकगीत होते हैं। कुछ लोकगीत पारिवारिक संबंध को बताता है, ठीक है, परिवार से रिलेटेड होते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, हमारे पूर्वजों से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे लोकगीत होते हैं पारिवारिक संबंधित। कुछ धार्मिक होते हैं जो धर्म से संबंधित होते हैं, ऐसे लोकगीत होते हैं। कुछ विविध विषय पर यानी अन्य विषयों पर भी दुनिया भर के जो लोकगीत हैं हमारे भारत की संस्कृति के अंदर आपको सुनने को मिलेंगे। तो जो लोकगीत है इनको चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। लोकगीतों का महत्व क्या है? देखिए लोकगीत किसी भी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता या भावों विचारों से अवगत किसी भी देश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और भाव विचारों से अवगत कराते हैं लोकगीत। यानी लोकगीत का मेन काम क्या है? आपको आपकी संस्कृति से या किसी दूसरे देश की संस्कृति से परिचित कराना है। लोकगीतों के माध्यम से किसी भी देश समाज के विभिन्न रीति रिवाज, रहन सहन, घटनाओं, तीज त्योहारों, मनोभावों, समस्या आदि की पहचान होती है, ठीक है। ये लोकगीत क्योंकि लोगों के जीवन पर आधारित होते हैं, ठीक है, लोगों के जो पूर्वज हैं उनके जीवन पर आधारित होते हैं। तो ये बताते हैं कि भाई किसी भी समाज का किस प्रकार का रीति रिवाज है, किस प्रकार का रहन सहन है। तो इन सभी चीजों को ये लोकगीत बताते हैं। भावी पीढ़ी जुड़कर अपने देश, समाज, संस्कृति से जुड़ सकती है। लोकगीत के माध्यम से ही जो आने वाली जो पीढ़ी होती है, जो भविष्य की पीढ़ियां होती है, वो अपनी संस्कृति से परिचित होती है और अपने समाज से जो है वो जुड़ पाते हैं। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। देखिए यदि हमें अपनी संस्कृति के बारे में, यदि हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता, तो हम अपने लोक गीतों से सुन करके उनको पता लगा सकते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा
हमारा धर्म क्या कहता है, तो हम सुधार कर सकते हैं अपने जीवन में लोकगीतों के माध्यम से। गांवों को शहरों के निकट लाने में, उन्हें जोड़ने में सफलता प्राप्त लोकगीत के माध्यम से ही होती है। कई बार क्या होता है, जो शहरों के लोग हैं वो अपने आप को गांवों के लोगों से अलग मानते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जो उनका प्राचीन समय रहा है वो बिल्कुल एक जैसा था। तो शहरों और गांवों को कनेक्ट करता है लोकगीत भी। ये इन दोनों को इनकी संस्कृतियों से कनेक्ट कर सकता है। तो लोकगीत जो है वो गांव और शहरों को निकट लाने का प्रयास करता है, और निकट लाने के साथ इनको जोड़ने में सफलता प्राप्त लोकगीत के माध्यम से होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकोक्तियों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोकोक्ति क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो देखिए, लोकोक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों से टूट करके बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक जमा उक्ति, दो शब्दों से मिलकर बना हमारा लोकोक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित, लोक यानी समाज, ठीक है, लोगों में प्रचलित, उक्ति या कथन, यानी कि जो समाज के अंदर कथन या जो कोई उक्ति है, ठीक है, वो जो प्रचलित है उसे कहते हैं लोकोक्ति। यानी लोगों के समाज में जो प्रचलित कथन है उसे कहते हैं लोकोक्ति। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है, ठीक है। अलंकार का एक भेद माना जाता है संस्कृत में, किसको, लोकोक्ति को। सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से क्लियरली समझ पाओगे कि लोकोक्ति का मतलब कहावत भी होता है, ठीक है। कई बार कुछ ऐसी कहावतें होती है जो हमारे बड़ों के द्वारा हमें बोली जाती है, ठीक है। कुछ व्यंग किया जाता है कहावत के माध्यम से, हमें समझाने के लिए, ठीक है, हमें परिचित कराने के लिए। तो वो जो कहावत होती है ना, वो कहलाती है क्या, लोकोक्ति। लोकोक्ति का जन्म व्यक्ति द्वारा ना होकर लोगों द्वारा होता है, लोक द्वारा होता है, यानी संपूर्ण समाज द्वारा होता है। किसी एक व्यक्ति ने किसी लोकोक्ति को नहीं बनाया होता, बल्कि संपूर्ण समाज के अनुभव ने, संपूर्ण समाज के लोगों ने इसको बनाया होता है। अतः लोकोक्ति के रचनाकार का पता नहीं होता। यानी कि जो ये लोकोक्तियां हैं, आज तक इसका किसी को कुछ नहीं पता कि ये लोकोक्ति जो हम बोल देते हैं, जो कहावत हम बोलते हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं, उसका किसने उसकी रचना की है इसका पता नहीं होता। अर्थात लोकोक्ति एक ऐसी उक्ति है जिसका कोई रचनाकार नहीं होता। किसी विषय पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को, किसी विषय पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को, मान लो कोई विषय है, उस पर कभी आपने देखा होगा कि सटीक लाइन, एक सटीक कथन जो है वो उसी के लिए बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष को उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। दोनों का मतलब एक ही है कि भाई किसी भी विशेष विषय पर जब कोई एक कहावत फिट बैठ जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं बताता हूं आपको, उदाहरण के लिए कुछ लाइनें हैं, पढ़िए आप, इसको सुनिए ध्यान से। देखिए, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इन पर सबों ने, सभी जो है जो सुनने वाले थे, उन्होंने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। ये लोकोक्ति है, देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये लोकोक्ति है, ये कहावत है। कई बार क्या होता है, जोश में आकर के हम या कोई भी व्यक्ति बोल देता है, भाई ये काम तो मैं अकेला ही कर लूंगा, ये काम तो मैं अभी चुन, मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो उसमें क्या कहावत बनती है, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति कोई भी कठिन कार्य अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, ये लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा जो है वो नहीं होता। तो ये क्या है, ये लोकोक्ति है। लोकोक्तियां ऐसे कथन या वाक्य हैं जिनके स्वरूप में समय के अंतराल के बाद भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि सदैव इनका जो मीनिंग होता है वो एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि समय बदलने के साथ जो है इनके मीनिंग में परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ना ही लोकोक्ति व्याकरण के नियमों से प्रभावित होती है। किसी भी लोकोक्ति के अंतर्गत कोई भी, कई बार ऐसी कहावतें होती है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि आपको देखने को मिलेंगे व्याकरण की दृष्टि से वो जो शब्द होते हैं वो ठीक नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो लोकोक्ति है तो व्याकरण के नियम उस पर जो है वो नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव लोकोक्ति पर नहीं पड़ता है।
लोकोक्ति एक संक्षिप्त रचना होती है, यानी क्योंकि एक छोटा कथन होता है तो इसे कहते हैं संक्षिप्त रचना, क्योंकि सटीक लाइन होती है ये। लोकोक्ति अपने में पूर्ण होने के साथ साथ संक्षिप्त होती है। आप लोकोक्ति में से एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकते, इसीलिए लोकोक्ति को विद्वानों ने गागर में सागर भरने वाली उक्तियां कहा है। यानी कि गागर में सागर का मतलब है कि पूरे एक संपूर्ण पृष्ठ पर लिखी बात को एक लाइन में संक्षिप्त में वर्णन कर देना, वो कहलाती है हमारी लोकोक्ति। और उसी को विद्वानों ने कहा है गागर में सागर भर देने वाली, जो कथन होता है गागर में सागर भर देने वाली जो उक्ति होती है वो हमारी लोकोक्ति है। लोकोक्तियां जीवन अनुभव पर आधारित होती हैं। ठीक है, जितनी भी लोकोक्तियां आप देखने को आपको मिलेगी वो जीवन पर आधारित होती है, जीवन से रिलेटेड होती है। जैसे एक पंथ दो काज। ठीक है, एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि एक तीर से दो शिकार करना। ठीक है, एक पंथ दो काज यानी एक तीर से दो शिकार करना। तो ये बात एक पंथ दो काज या एक तीर से दो शिकार करना, ये कहावत आप बहुत बार सुनते होंगे आम जीवन में। ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ये बात, ये जो लाइन है, ये जो कथन है, ये जो लोकोक्ति ये बोली जाती है। एक ये लाइन बोली जाती है हमारे बड़ों के द्वारा, आपने कई बार सुनी होगी, 9 दिन पुराना नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ठीक है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इसका मतलब होता है ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, यानी कि जो नया होता है वो सिर्फ 9 दिन की वैधता रखता है, लेकिन जो पुराना होता है वो 100 दिन की वैधता रखता है। यानी जो हमारा जो पुरानी चीज है उसकी वैधता, उसकी शुद्धता ज्यादा होती है नई चीज से, इसका मतलब ये होता है। लोकोक्ति एक प्रमुख गुण है उनकी सजीवता, इसीलिए वे आम आदमी की जुबान पर चढ़ी रहती है। क्योंकि लोकोक्ति का गुण होता है कि उनकी सजीव, वो जिंदा रखती है। ठीक है, सजीवता रहती है उसमें, वो कुछ अट्रैक्टिव होती है। तो इसीलिए आम आदमी जो होता है ज्यादातर लोकोक्ति उनकी जुबान पर रहती है। पुराने लोगों को आप देखोगे ना, अभी तो फिलहाल की जनरेशन के अंदर आपको लोकोक्ति है, मुहावरे, ये सब चीजें बहुत कम सुनने को मिलेगी, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं उनको प्रत्येक कार्य से, प्रत्येक विषय से संबंधित कुछ ना कुछ लोकोक्ति जो है वो हमेशा याद रहती है, प्रत्येक कार्य से संबंधित। लोकोक्ति जीवन के किसी ना किसी सत्य को उद्घाटित करती है जिसे समाज का हर व्यक्ति परिचित होता है। जो भी लोकोक्ति है वो किसी ना किसी सत्य को बताती है। ठीक है, वो किसी ना किसी ट्रू चीज पर, ट्रू इवेंट पर जो है आधारित होती है। सामाजिक मान्यताओं एवं विश्वासों से जुड़े होने के कारण अधिकांश लोकोक्तियां लोकप्रिय होती है, क्योंकि ये लोकोक्तियां जो होती है वो सामाजिक सोशल चीजों से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए ये ज्यादातर लोकप्रिय भी होती है। चुटीलापन भी लोकोक्तियों की प्रमुख विशेषता होती है। कुछ लोकोक्ति तीखी लोकोक्तियां होती हैं। ठीक है, तो वो चुटीलापन लोकोक्तियां कहलाती है, उनमें एक पैनापन होता है, इसलिए व्यक्ति अपनी बात की पुष्टि करने के लिए लोकोक्ति लोकोक्ति का सहारा लेता है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होते हैं कुछ अपनी बात को कह रहे हैं, ठीक है, और उस बात को प्रभावी पूर्ण तरीके से रखने के लिए वो उस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसकी बात जो है वो बिल्कुल ही पैनेपन रूप से जो है सामने वाले को दिखाई देती है। तो जो है लोकोक्ति का सहारा कई बार अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए व्यक्ति इसका यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सोहर लोकगीत क्या है। सोहर लोकगीत क्या है और कब गाया जाता है। देखिए, सोहर लोकगीत क्या है, लोकगीत क्या ही एक पार्ट है सोहर लोकगीत। लोकगीत आप समझ गए हैं। ठीक है, लोकगीत का एक एक प्रकार होता है सोहर लोकगीत। लोकगीतों की दृष्टि में सोहर लोकगीत कब गाया जाता है, जब घर में संतान के जन्म पर गाए जाने वाले एक प्रकार का ये मंगलमय गीत होता है जिसे कहते हैं सोहर लोकगीत। ठीक है, यानी पहले के समय में या आज के समय में भी जब घर में किसी संतान की उत्पत्ति होती थी तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं ना, जो हमारी जो माताएं बहनें जो होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जो हमारी दादियां, दादियों की उम्र की होती है, वो विभिन्न विभिन्न दादियों की उम्र की जो औरतें होती हैं वो जो गीत गाती हैं वो लोकगीत, वो क्या कहलाते हैं, सोहर लोकगीत। वो सोहर लोकगीत क्या होते हैं, जब घर में संतान का जन्म होता है जब ये गीत गाए जाते हैं। इसको संतान के जन्म पर गाए जाते हैं, उसकी षष्ठी यानी जब छठी करते हैं बच्चे की उस पर गाए जाते हैं, सतमासा पर गाए जाते हैं। ठीक है, आदि अवसरों पर इस गीत को जो है गाया जाता है, किसको, सोहर। इस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे सोहर गीत कहते हैं। इन गीतों में संतान के जन्म उससे संबंधित कहानियां और उत्सवों के सुंदर वर्णन लयात्मक रूप में सुनने को मिलते हैं। यानी इन जो सोहर गीतों में है वो उनमें संतान के जन्म से संबंधित कहानियां हो सकती हैं, उससे संबंधित कुछ भी गीत हो सकते हैं,
और उनके उत्सवों से संबंधित जो वर्णन है, यानी जो उत्सव से संबंध, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जैसे मान लो हमारे समाज में पुत्र के जन्म पे ज्यादातर देखिए कि खुश खुश और हर्षोल्लास के उत्सव मनाए जाते हैं। तो उस समय का जो वर्णन है वो भी इन गीतों के माध्यम से जो है किया जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण जन्म की सुंदर कथाएं सोहर गीतों में ही होती हैं। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर श्री राम और श्री कृष्ण यानी रामनवमी और कृष्णाष्टमी को धूमधाम से जो है हमारे देश में मनाया जाता है। और इस समय जो है वो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो पंडित हैं, जो हमारी दादी की उम्र की जो औरतें हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो गीत गाते हैं या कथाएं सुनाती है, वो भी क्या है, वो सोहर गीत के अंतर्गत आते हैं। जो भजन उस समय गाए जाते हैं वो किस क्या कहलाते हैं, वो सोहर गीत कहलाते हैं। तो सोहर गीत बच्चे के नामकरण में गाए जाते हैं। ठीक है, अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन, कीर्तन इत्यादि के आयोजन पर भी ये जो सोहर गीत है ये गाए जाते हैं। तो याद ध्यान रखिए कि सोहर गीत जो है वो कब गाए जाते हैं, वो जब गाए जाते हैं जब घर में किसी संतान की उत्पत्ति हो, बच्चे का नामकरण हो रहा हो, पूजा पाठ हो, हवन कीर्तन हो इत्यादि समय पर जो गाए जाते हैं वो सोहर गीत है। इसके साथ साथ जब कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी पर जो भजन गाए जाते हैं वो भी सोहर गीत है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सोहर गीत कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रम गीत किसे कहते हैं, श्रम गीतों का महत्व बताइए। तो देखिए जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, श्रम गीत, श्रम यानी मेहनत करते समय जो हम गीत गाते हैं उन गीतों के बारे में बात करनी है यहाँ पर। देखिए श्रम गीत जो है वो लोक गीत का ही एक प्रकार है, यानी लोक गीत का एक प्रकार क्या है, श्रम गीत है। ठीक है, जैसे सोहर गीत एक प्रकार था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रकार लोक गीत का क्या है, श्रम गीत है, जिनमें पुरुष तथा स्त्री के कार्य करते समय जो मौखिक गीत रूप में गाए जाते हैं उन्हें श्रम गीत कहते हैं। जो भी स्त्री और पुरुष काम करते समय, ठीक है, कार्य करते समय जो गीत गाते हैं वो कहलाते हैं श्रम गीत। अब ये कार्य अलग अलग होते हैं, स्त्री के कार्य अलग होते हैं, ठीक है, पुरुष के कार्य अलग होते हैं। इसी प्रकार से स्त्री के श्रम गीत अलग होते हैं, पुरुष के श्रम गीत अलग होते हैं। जो इनके प्रकार होते हैं वो जिनमें देखिए कटनी, जत्सर, दवनी, रोपन, ईख निराई के गीत आदि जो गीत होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। ये श्रमिकों के रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित होते हैं। जो ये श्रम गीत होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, ये इनकी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित होते हैं। स्त्री श्रम वर्ग के जो गीत है, तो देखिए स्त्री वर्ग के मुख्य क्रियाकलाप जो होते हैं लोक जीवन में जो प्रचलित इसके गीत है, वो उनके बेसिकली जो उनके कार्य पर आधारित होते हैं। जैसे देखिए स्त्री के कार्य क्या होते हैं, चक्की पीसना, ठीक है, आटा वगैरह जो पीसती थी पुराने समय में, घर में ही चक्की लगा करके आटा पीसा जाता था स्त्रियों के द्वारा, है ना, मसाले पीसे जाते थे। चरखा कातना, ठीक है, जो पशु के लिए जो चारा वगैरह होता था उसको निकालना पड़ता था चरखा काटने के बाद, ठीक है, ठीक है। ऐसी ओखली कूटना, खेती करना, तो ये सभी चीजें जो थी ये स्त्रियों के काम थे। पानी भरना, कुएं पे से पानी भर के लाना दूर से, तो ये सभी काम किसके थे, ये स्त्री वर्ग के काम थे। और इन्हीं कामों पर आधारित थे क्या, श्रम गीत, यानी इन कामों को करते हुए जो गीत गाए जाते थे या इन कामों से, इन कार्यों से रिलेटेड जो गीत गाए जाते थे वो श्रम गीत कहलाते थे। यह उनकी सामाजिक, पारिवारिक और दैनिक समस्याएं होती है। जैसे कि जो स्त्रियां होती हैं उनकी कुछ दैनिक समस्याएं भी होती है, ठीक है, जैसे बाल विवाह, पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, अनमेल विवाह, बंध्या का दुख, ठीक है, तथा विवाहित जीवन में पति के अत्याचार। तो इस प्रकार के कुछ समस्याएं भी होती थी, इनसे रिलेटेड भी कुछ गीत होते हैं, ठीक है, स्त्रियों के, वो भी श्रम गीत कहलाते हैं। तो इन गीतों में श्रम के साथ साथ अपने दुखों को व्यक्त करने के वह कुछ अंशों में अपने मन को, बेझीलापन को कम कर देती है। यानी इनके साथ साथ जो ये गीत गाते थे, इन गीतों में कुछ ऐसी शब्दों को शब्दों का उच्चारण किया जाता था जिससे कि जो स्त्रियां थी उनका जो मन था वो बोझ रहित हो जाता था, या फिर इन गीतों के गाने से स्त्रियों के मन से बोझ जो है वो हल्का हो जाता था, उनके दुखों में कुछ कमी आ जाती थी। तो ये जो कहलाते थे श्रम गीत। पुरुष वर्ग के श्रम गीत की बात करें तो जिस प्रकार स्त्री वर्ग की क्रियाओं के गीत बने हुए थे उसी प्रकार पुरुष पुरुष वर्ग के भी श्रम गीत थे। ठीक है, जिस प्रकार स्त्रियां कार्य करती थी
उसी प्रकार से ही जो पुरुषों के कार्य थे वो भिन्न कार्य थे, दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। पुरुषों को अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है, वह अधिक बलवान होते हैं स्त्रियों की तुलना में, वह योग्य होते हैं और सफलतापूर्वक कार्य करते हैं, ठीक है। इसीलिए श्रम का परिहर करने के लिए गीतों का निर्माण जो है किया गया था, यानी कि श्रम को आगे यानी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, कार्य को निरंतर निरंतर करने के लिए इन श्रम गीतों का निर्माण जो है वो किया जाता था, जिसे हम कहते हैं श्रम गीत। अब श्रम गीत का महत्व क्या है? देखिए, श्रम का ना जीवन में बहुत महत्व है। श्रम यानी कि मेहनत, ठीक है, मेहनत का जीवन में बहुत महत्व है। बिना श्रम के किसी वस्तु को हासिल नहीं किया जा सकता है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको श्रम करना अति आवश्यक है, और बिना श्रम के, बिना मेहनत के आप किसी भी वस्तु को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोकगीतों में श्रम को महत्व दिया गया है, लोकगीतों में मेहनत को जो है वो महत्व दिया गया है, श्रम को जो है वो महत्व दिया गया है, कार्य करने को महत्व दिया गया है। श्रम को महत्व देने के रूप में देखा जाता है कि जिसने मजदूर दिन भर काम करता है और अपनी थकान दूर करने के लिए श्रम गीतों का सृजन करता है। यानी मजदूर जब कार्य करता है ना, कार्य करते समय और कार्य करने के बाद अपनी थकान को दूर करने के लिए भी श्रम गीतों का आनंद लेता है, श्रम गीतों का सृजन करता है। इससे मजदूर की थकान जो है वो दूर हो जाती है। यूँ कह सकते हो कि मजदूर वर्ग के लिए जो मनोरंजन का साधन है ना, वो क्या है? वो श्रम गीत है। कई बार आपने देखा होगा, जो लेबर काम कर रही होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो गाना चला लेते हैं, और गाना चलाते हुए उस काम को करते हैं। तो क्या होता है कि जब जो कार्य उस समय लेबर कर रही होती है, वो कार्य उसे बोर नहीं होने देता, ठीक है, वो कार्य उसे बोझ नहीं लगता, और अधिक कुशलता से लेबर जो होती है वो उस कार्य को जल्दी से कर लेती है, ठीक है। ऐसा देखा जाता है कि मजदूर लोग शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए काम करते समय गीतों का सृजन करते हैं, ठीक है। ऐसा आपने आज की जो आधुनिक समय है, इस समय भी आपने देखा होगा कि जो मजदूर लोग हैं वो कार्य करते समय गीतों को सुनते हैं, जिससे काम में जो है उनका मन लगा रहता है और परिश्रम का पता भी नहीं चलता। यानी इतनी अधिक मेहनत वो कर लेते हैं, उसका पता भी नहीं चलता श्रम गीतों की सहायता से, क्योंकि वो कार्य करते समय जो उनका ध्यान होता है वो श्रम गीतों में लगा हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, वो कार्य तो अपना जल्दी खत्म कर लेते हैं और अधिक से अधिक परिश्रम भी वो आसानी से कर लेते हैं। तो इस इनको कहा जाता है क्या? श्रम गीत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोक गाथा का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताइए। लोक गाथा क्या होती है और उसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए, किसी कथा विशेष पर आधारित प्रबंधात्मक पद्य वद काव्य को लोक गाथा कहा जाता है। यानी किसी विशेष विषय पर जो कथा लिखी होती है और उसका जिसका प्रबंधात्मक पद्य है, उसको काव्य रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है क्या? लोक गाथा। इसमें गायक जो होता है वो लोक जीवन में चली आ रही कथा को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी कि जो लोक जीवन में लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाली जो कथा होती है, उसको एक व्यक्ति मंच पर लोगों के सामने गा करके प्रस्तुत करता है, गा करके लोगों को दिखाता है कि भाई इस प्रकार से, इस तरह से जो हमारी जो कथा है वो इस प्रकार से होती आई है, ठीक है। तो ये लोक गाथा कहलाती है। हिंदी लोक गाथा का रचयिता भी गीतों की भांति अज्ञात होता है। यानी जिस प्रकार से लोक गीतों का कोई रचयिता, जिसका जो लोक गीत है उसके रचयिता लोक हैं, यानी समाज के द्वारा लोक गीतों को बनाया गया है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया गया है। ऐसे ही लोक गाथा को भी लोक के द्वारा निर्माण किया गया है, यानी कि समाज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका कोई एक सिंगल रचयिता नहीं होता। नल दंपति, ठीक है, माधवनाल, कामक कंदला, हरिश्चंद्र तारामती, लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फराद, ये कुछ ऐसे लोक गाथाएं हैं जो फेमस लोक गाथाएं हैं, जिनसे आप भी भली भांति परिचित होंगे। आदि से संबंधित अनेक तरह की लोक कथाएं सदियों से हिंदी साहित्य में प्रचलित हैं, परंतु इनका मूल प्रणोता जो है वो अज्ञात रहता है। यानी कि आज तक इनका ये नहीं पता कि इनकी रचना किसने की थी। पर ये समाज में ये सभी लोक गाथाएं प्रचलित हैं, और विभिन्न गायकों के द्वारा, जो विभिन्न लोक गायक होते हैं ना, उनके द्वारा समाज के सामने, जनता के सामने इनको लोक गाथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लोक गीतों के समान ही लोक गाथाओं का शिल्प जो होता है वो सरल और सहज होता है। यानी कि जो इसमें शिल्प दिखाए जाते हैं, जो भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल सरल होता है, ठीक है, और सहज होता है।
जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल सरल शब्द होते हैं, सहज तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है जनता के समक्ष, लोगों के समक्ष, समाज के समक्ष, जिससे कि प्रभावशाली वो अपना जो प्रभाव है लोगों के ऊपर वो अच्छे से डाल पाए। लोक गाथाओं के प्रबंधात्मक होने के कारण, यानी कि एक प्रबंधात्मक सीक्वेंस क्रमांक के अनुसार होने के कारण इनका संगीत पक्ष जो होता है वो सरल होता है, यानी जो इसमें म्यूजिक यूज किया जाता है ना वो बिल्कुल सरल म्यूजिक होता है। संगीत पक्ष इतना सरल होता है कि लोगों को वो बिल्कुल लय के रूप में जोड़ देता है। लोक गाथाएं छंदबद्ध तथा लय प्रधान होती हैं। जितनी भी लोक गाथाएं होती है, ठीक है, जो लोक गाथाएं देखते हैं वो बिल्कुल एक तरीके से फोकस्ड रहते हैं, ठीक है, वो लय प्रधान होती है। उसको जो देखने वाले लोग होते हैं वो अच्छे से भली भांति उसका जो इंजॉयमेंट होता है वो ले पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लय लय प्रधान होती है। इनमें आशा, आकांक्षा तथा सुख दुख की अभिव्यक्ति सरल होने के कारण ही इनका प्रभाव पड़ता है। जो लोक गाथाएं होती है इसके अंदर सुख दुख की जो अभिव्यक्ति होती है वो बिल्कुल सरल तरीके से प्रस्तुत की जाती है, जिससे जो सुनने वाले लोग होते हैं, जो श्रोता, जो देखने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से उसको ग्रहण कर पाते हैं। लोक गाथा का वर्गीकरण देखिए, लोक गाथा को तीन गाथाओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्रेम कथात्मक गाथाएं। कुछ ऐसी गाथाएं होती है जो प्रेम कथात्मक लोक गाथाएं होती है, जैसे कि हीर रांझा, ठीक है, हीर रांझा लोक गाथा एक, ये प्रेम कथात्मक गाथा है। ऐसी है वीर कथात्मक गाथाएं। गाथाएं ऐसी गाथाएं हैं जो वीर रस का अनुभूति कराती है, ठीक है, जो वीरता के बारे में बताती है। ऐसी विभिन्न प्रकार की गाथाएं वीर गाथाओं में आती है। उसके बाद है रोमांच कथात्मक गाथाएं। बहुत सारी गाथाएं ऐसी भी हैं जिसके अंतर्गत जो है नायक का जीवन अनेक प्रकार के रोमांचकारी कृत्यों से भरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, रोमांच कथात्मक गाथाएं जो है उसे कहते हैं। तो तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है लोक गाथा को: प्रेम कथात्मक गाथाएं, वीर कथात्मक गाथाएं और रोमांच कथात्मक गाथाएं। लोक गाथा की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखिए, लोक गाथा एक प्रबंधात्मक कथा होती है जिन्हें लोक गायकों द्वारा गाकर प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसकी मेन विशेषता होती है कि इसको गाकर प्रस्तुत किया जाता है तो ये अपना प्रभाव अच्छा छोड़ पाती है। लोक गाथा का गायक किसी न किसी लोक वाद्य का आश्रय लोक गाथा के गायन में अवश्य लेता है। लोक वाद्य यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनका प्रयोग करते हैं लोक गाथा के अंदर। जो गायक होता है यानी वो प्रभावपूर्ण तरीके से बजाकर, इंस्ट्रूमेंट बजाकर जो है सामने वाली जनता को प्रभावित कर पाता है अपनी लोक गाथा से। लोक गाथा अज्ञात रचयिताओं की कृति होती है जिसमें लोक गायक अपनी ओर से कुछ भी जोड़ते और घटाते रहते हैं, क्योंकि जो ये रचयिता होती है, जो रचनाएं जो होती हैं लोक गाथा की, वो क्या होती है, वो अज्ञात रचनाएं होती है। आज तक पता नहीं चल पाया कि इनके रचयिता कौन थे, क्योंकि ये लोगों द्वारा बनाई गई है, समाज द्वारा बनाई गई है। तो जो गायक होता है, जो प्रस्तुत करता है लोक गाथा को, वो कई बार क्या करता है, उसके अंदर या तो कुछ चीजें अपनी तरफ से जोड़ देता है या कुछ चीजें अपनी तरफ से कम कर देता है। तो ये गायक की एबिलिटी होती है कि वो उसे किस प्रकार से प्रस्तुत करे। तो गायक अपनी तरीके से कुछ शब्दों को जोड़ भी देता है, कुछ शब्दों को कम भी कर देता है। और जो लोक कथा होती है ना वो अलग अलग भाषा में गाई जाती है, ठीक है। जैसे हरियाणा में अलग तरीके से प्रस्तुत की जाएगी वही कथा, उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से प्रस्तुत की जाएगी, है ना, हिमाचल में अलग तरीके से प्रस्तुत की जाएगी। तो लोक गायक जो होते हैं वो अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। प्राय समूह में श्रोताओं द्वारा सुनी जाती है, जिनका अंत सुखंत होता है। यानी जो ये लोक गाथाएं होती हैं, ये जो इनके श्रोता होते हैं वो समूह में जाकर सुनते हैं, यानी कि काफी समूह में जाके, ग्रुप में जाके सुनते हैं, तो क्या होता है, उसका आनंद अच्छा लगता है। प्रेम, सौंदर्य, शौर्य, साहस, बलिदान आदि लोक गाथाओं के विषय होते हैं, ठीक है। बहुत सारे विषयों पर लोक गाथाएं बनाई जाती है। प्रेम की हो सकती है, सौंदर्य की हो सकती है, किसी के साहस की हो सकती है, किसी के बलिदान की हो सकती है। तो इन सभी पर जो है लोक गाथाएं बनाई गई है। लोक गाथाएं प्राय मौखिक रूप से प्रस्तुत की जाती है, यानी लोक गाथाएं जो होती है वो गा करके, बोल करके प्रस्तुत की जाती है। लोक गाथाओं का शिल्प जो होता है सरल, सहज, प्रभावी होता है। मैंने आपको बताया कि जो उसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सहज होता है, ठीक है। जो उक्तियां, लोकोक्तियों का इसमें प्रयोग किया जाता है वो बड़ी प्रभावी होती है। लोक गाथाओं के प्रबंधात्मक होने के कारण इनका संगीत पक्ष भी सरल होता है, ठीक है। लोक गाथाओं के बीच में
त्याग, बलिदान, ममता, स्नेह, वात्सल्य आदि अनेक भावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। यानी लोक गाथा जो होती है वो हमें कनेक्ट करती है इन सब चीजों से। किससे? बलिदान से, ममता से, स्नेह से, वात्सल्य, त्याग, प्यार, इन सब चीजों से हमें कनेक्ट करती है लोक गाथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोक नाट्य क्या है, इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। देखिए, लोक गाथा और लोक नाट्य, अब बात करेंगे हम लोक नाटक की। तो लोक नाट्य क्या है? लोक नाट्य दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा नाटक। जब कोई कृति, यानी कि जो जब कोई कृति, कहानी, कथा, रचना, ठीक है, जब कोई कृति, कहानी, कथा या रचना नाट्य रूप में कथावृत वस्तु को प्रस्तुत करती है, उसे नाटक कहा जाता है। यानी जब किसी कथा को या किसी कहानी को, ठीक है, या किसी रचना को नाटक के रूप में दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। परंतु जब जन समूह या लोक द्वारा, जन समूह यानी समाज, लोक यानी लोगों के द्वारा अपनाई गई कोई कृति नाट्य रूप में प्रस्तुत की जाती है, यानी पूरे एक समूह के द्वारा जो ना समूह के द्वारा जो कहानी है वो अपनाई जाती है, समूह पूरा जो समाज है उस कहानी के बारे में जानता है, तो जब उस कहानी का नाट्य रूप प्रस्तुत किया जाता है लोगों के समक्ष, तो वह क्या कहलाती है? वो लोक नाट्य कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रामलीला प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, तो रामलीला क्या है? रामलीला एक लोक नाट्य का ही एक भाग है। लोक नाट्य यानी पूरा जो समूह है, पूरा जो समाज है, वो राम के बारे में जानता है, उसकी लीलाओं के बारे में जानता है, तो राम की लीला को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है लोगों के सामने, तो वो लोक नाट्य कहलाता है। लोक नाट्य लोक साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। क्यों विधा है सर्वप्रिय? क्योंकि इसमें जो है ये संपूर्ण समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं अपने संवाद से, अपने गीत से, अपने संगीत से, सभी चीजें लोक नाट्य के अंतर्गत जो है वो प्रयोग की जाती है। लोक नाटकों का लोक जीवन से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। यानी जो भी लोक नाटक आपको दिखाए जाते हैं, चाहे वो आज के समय की बात हो, चाहे वो पुराने समय की बात हो, सभी के जीवन के साथ लोक नाट्य का घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए जो है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज की अपनी अलग एक बड़ी रुचि होती है लोक नाटक के अंदर। संवाद के माध्यम में मंच पर अभिनय तथा गीत संगीत के साथ प्रस्तुत ऐसी कृतियां जिनका रचयिता व्यक्ति विशेष न होकर लोक होता है, जो परंपरा से मौखिक रूप से चली आती है, ठीक है। यानी कि संवाद के रूप में मंच के ऊपर, ठीक है, मंच के ऊपर अभिनय करके गीत संगीत का सहारा लेके ऐसी कृतियों को प्रस्तुत किया जाता है जो कि परंपरा के तौर पर चली आ रही है और जिनका निश्चित आलेख नहीं होता, बल्कि कलाकार कथावृत्ति के अंतर्गत स्वयं संवाद योजना कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि उस नाटक के अंदर जो संवाद, जो डायलॉग यूज करे जाते हैं, वो कलाकार स्वयं के द्वारा जो है वो लिखित डायलॉग ना होकर के कलाकार स्वयं के डायलॉग जो है उसमें प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। ऐसे नाटकों को लोकनाट्य कहा जाता है। इसका सीधा साधा जागता हुआ उदाहरण हमारे सामने रामलीला है, ठीक है। रामलीला जब हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो है पात्र होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के पात्रों का जो अलग अलग, जैसे राम का रोल कर रहा है कोई, रावण का रोल कर रहा है कोई, हनुमान का रोल कर रहा है, तो इनके अलग अलग संवाद होते हैं, इनके अलग अलग डायलॉग होते हैं। कई बार कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं जो कि लिखित ना होकर मौखिक रूप से बोल दिए जाते हैं ना किसी पात्र के द्वारा, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये लोक नाट्य कहलाते हैं। डॉक्टर परमार के अनुसार लोक नाट्य, देखिए कभी भी एग्जाम आप देते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वहां पर आप परिभाषा का प्रयोग जो है वो जरूर करें, इसलिए दो परिभाषाओं को यहाँ पे लिखा गया है। लोक नाट्य से तात्पर्य लोक नाटक के रूप से है, लोक नाटक के ऐसे रूप से है जिसका संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से हो, जो परंपरा से अपने क्षेत्र के जन समुदाय के मनोरंजन का साधन हो। यानी कि ऐसे नाटक से संबंध है जो कि जनता का मनोरंजन के साथ साथ उसको शिक्षित भी करता हो और संपूर्ण समाज के लिए वो मनोरंजनात्मक हो। इसके साथ साथ वो ऐसा साधन है जिसका संपूर्ण समाज से संबंध होता है। डॉक्टर श्री राम शर्मा के अनुसार वह नाटक लोक नाटक कहलाता है जो लोक स्वभाव से उत्पन्न होकर लोक चित्त में रमता हुआ लोक धर्म के निर्वाह के साथ लोक सिद्धि को प्राप्त करता है। देखिए बड़ी अच्छी परिभाषा है ये।
इन्होंने कहा कि जो लोक नाटक होता है वो लोक स्वभाव से, यानी समाज के स्वभाव से, लोगों के स्वभाव से उत्पन्न होता है और लोगों के चित्त में रमता हुआ, यानी कि लोगों के मन में उतर जाता है, लोगों के चित्त में रम जाता है वो, लोगों के धर्म, समाज के धर्म का वो निर्वहन करता है और साथ ही समाज को सिद्धि प्राप्त होता है, लोगों को सिद्धि प्राप्त करता है, लोक की सिद्धि प्राप्त करता है। तो वो क्या कहलाता है? वो लोक नाट्य कहलाता है। यानी कि समाज के द्वारा, समाज के विकास के लिए, समाज के धर्म के लिए, लोगों के धर्म के लिए मन में उतर जाने वाला मनोरंजनात्मक नाटक लोक नाटक कहलाता है। अब लोक नाटक के कितने प्रकार हो सकते हैं? देखिए, धार्मिक लोक नाटक हो सकता है, जैसे रामलीला, मैंने अभी आपको बताया। धार्मिक लोक नाटक में सबसे बड़ा एग्जाम्पल रामलीला है। रामलीला जो कराई कि विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न भाषाओं में रामलीला होती है, आपको पता होगा, है ना। ऐतिहासिक नाटक हो सकते हैं कुछ, ये भी एक प्रकार होता है, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र पर, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, उसके ऊपर नाटक बनाया जाता है, ये एक ऐतिहासिक नाटक है। नृत्य प्रधान नाटक हो सकते हैं, जैसे रासलीला, ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नृत्य आपको दिखाए जाते हैं, तो ये नाटक होते हैं। प्रेम प्रधानक नाटक हो सकते हैं, जैसे नौटंकी, ठीक है। हास्य प्रधान नाटक हो सकते हैं, जैसे बहरूपिया। तो विभिन्न प्रकार के जो नाटक होते हैं, इनके विभिन्न अलग अलग वर्ग होते हैं। कोई कुछ धर्म के होते हैं, कुछ ऐतिहासिक होते हैं, कुछ प्रेम प्रधान होते हैं, कुछ हास्य प्रधान होते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न नाटक होते हैं, जो लोक नाटक होते हैं, वो हमें क्या करते हैं? शिक्षित भी करते हैं, हमारा मनोरंजन भी करते हैं और हमें हमारी संस्कृति से भी जोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के लोक साहित्य में लक्ष्मी चंद की क्या भूमिका थी? देखिए, लक्ष्मी चंद का नाम हरियाणा में अत्यंत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। लक्ष्मी चंद हरियाणा के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार माने जाते हैं। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म जो हुआ था वो 1903 में हुआ था और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लगभग 42 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 42 वर्ष का इनका जीवन रहा है। तो पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हुआ था सोनीपत जिले के जाटी कला गांव में, एक साधारण किसान गौड़ ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। किसका? पंडित लक्ष्मी चंद का। उनके दो भाई तीन बहनें थी। वे अपने पिता की दूसरी संतान थे। हरियाणा हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। कौन? पंडित लक्ष्मी चंद। हरियाणवी रागनी एवं सांग, देखिए हरियाणा में जो नाटक दिखाए जाते हैं ना, ज्यादातर वो सांग के रूप में दिखाए जाते हैं, उनको सांग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सांग हरियाणा में जो लोक नाट्य आप इस दिखाए जाते हैं उसको सांग के नाम से जाना जाता है। उनके उल्लेखनीय योगदान है, यानी सांग के रूप में जो हरियाणा के पंडित लक्ष्मीचंद रहे हैं, उनके अद्भुत योगदान रहे हैं, उल्लेखनीय योगदान रहे हैं। उन्हें हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है और उन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा का कालिदास कौन है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा के कालिदास के रूप में भी जाना जाता है। उनके नाम पर साहित्यिक क्षेत्र में कई पुरस्कार दिए जाते हैं हरियाणा में। भले ही वे गरीबी एवं शिक्षा साधनों के अभाव के बीच वे स्कूल नहीं जा सके, क्योंकि उनका परिवार एक किसान वर्ग के परिवार में हुआ था, तो वो स्कूल जो है वो नहीं जा पाए थे, क्योंकि साधनों का अभाव अभाव था, गरीबी थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सके थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनके ज्ञान के मामले में वो पढ़े लिखे लोगों को भी मात देते थे, यानी जो उनका ज्ञान था वो पढ़े लिखे लोगों से भी अत्यधिक अधिक था। पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने जीवन में लगभग 2 दर्जन सांगों की रचना की थी। सांग यानी कि बता दिया मैंने, लोक नाट्य जो थे। ठीक है, तो लगभग 2 दर्जन सांगों की रचना जो है वो पंडित लक्ष्मीचंद ने की, जिसमें जो फेमस थे वो हरिश्चंद्र था, ताराचंद, चापा सिंह नौटंकी, ठीक है, पूर्ण भगत, मेनका शकुंतला, मीराबाई, लकड़हारा, शाही लकड़हारा। इस शाही लकड़हारे को आगे चलकर अभी बताऊंगा। देखिए, शाही लकड़हारे के कई पार्ट, इनके पौत्र ने भी इसके बारे में इसकी रचना की। ठीक है, इस पर सांग दिखाए इनके पोते ने भी। इनके अलावा उन्होंने दर्जनों भजनों की रचना भी की थी। ठीक है, प्रारंभ में लक्ष्मीचंद श्रृंगार रस की रचनाओं पर जोर देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ज्ञान हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो धीरे धीरे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को भी अपनी रचनाओं में पिरोना जो है वो शुरू कर दिया था। लंबी बीमारी के कारण 17 जुलाई 1945 को, ठीक है,
सुबह में इनका जो है वो देहांत हो जाता है। वे अपनी अथाह एवं अनमोल विरासत छोड़कर गए हैं अपने परिवार वालों के लिए। ठीक है, उनकी इस विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए उनके सुपुत्र पंडित तुलेराम ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यानी इनके बाद जो इनके सुपुत्र थे तुलेराम, इन्होंने इनकी जो कलाकारी थी उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, इसके बाद तीसरी पीढ़ी में उनके पौत्र पंडित विष्णुदत्त कौशिक, इन्होंने जो है इस जो इनके लोक साहित्य था इसको आगे बढ़ाया। इन्होंने भी अपने दादा की विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में अति प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। यानी कि एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनकी अनमोल विरासत थी वो आगे बढ़ती आई है। जो इनकी अनमोल कलाकारी थी उसको जो है इनकी इनके जो पौत्र हैं उन्होंने जो है वो आगे बढ़ाया है। वे अपने दादा द्वारा बनाए गए ताराचंद के 3 भाग बना चुके हैं। ठीक है, देखिए शाही लकड़हारा मैंने आपको बताया था, शाही लकड़हारा हरियाणा का लोक नाटक में से एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है ये। ठीक है, शाही लकड़हारा के 2 भाग बनाए। पूर्णमल, सरदार चापा सिंह, नौटंकी, मीराबाई, राजा नल, सतवान सावित्री, महाभारत का किस्सा, कीचक द्रौपदी और पद्मावत, इन सब की रचना किसने करी? लक्ष्मी चंद के पौत्र ने की, जिनका नाम था विष्णुदत्त कौशिक। दर्जन भर सांगों का हजारों बार मंचन कर चुके हैं, कौन? विष्णुदत्त कौशिक। और आज भी लोगों की भारी भीड़ उन्हें सुनने के लिए दौड़ी चली आती है। तो कहा जा सकता है कि हरियाणा के लोक साहित्य में लक्ष्मी चंद का अहम भूमिका रही है, लक्ष्मी चंद की अहम भूमिका रही है, जिसने हरियाणा के साहित्य को, हरियाणा के लोक साहित्य को ऊंचाइयों तक छुआया है और हरियाणा के प्रत्येक निवासी तक जो है हरियाणा के साहित्य की पहुंच को उपलब्ध कराया है। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो जो है ख़त्म हो जाती है। हमने डिस्कस किए टॉप 9 क्वेश्चन। ठीक है, और 9 क्वेश्चन में से ये सभी को, जितने भी 9 के 9 क्वेश्चन है, ये पूरी बुक में से प्रत्येक यूनिट और प्रत्येक चैप्टर में से एक क्वेश्चन को लिया गया है। तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।